अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। बट आज हमारा जो है अमोनिया एज ए सॉल्वेंट इसका सेकंड पार्ट है। और इससे पहले हमने अमोनिया के जो है वो रिएक्शन पढ़े हैं। उसमें हमने उसके रिएक्शन के डिफरेंट टाइप्स पढ़ी है, एसिड बेस, साल्वोलाइसिस वगैरह, वो सारे रिएक्शन जो है वो हमने पढ़े हैं। अब हमने अमोनिया जो सॉल्वेंट है, लिक्विड अमोनिया जो है, इसकी हमने पहले तो हम इसकी फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और इसके बाद जो है वो हम इसके केमिकल जो है वो करैक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। अगर आप इससे याद करना है तो हक नवाज़ भट्टी की जो है वो बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वहाँ से भी आप इसे जो है वो याद कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो लेक्चर से आपको जो है आई होप कि बड़ा हेल्पफुल होगा, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स जो हैं इसके फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स के लिखे हैं। तो मैंने उन सारों को एक जगह इकट्ठा करके तो उनके शॉर्ट कीज़ बना दिए, शॉर्ट नोट्स बना दिए। ठीक है जी, जल्द ही आपको ये नोट्स जो हैं वो वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, मेरे वेब पेज पे भी। ठीक है, जल्दी ही। अच्छा जी, सबसे पहले हमने जो फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स में अमोनिया के एज ए फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स में बात करनी है, वो हमने बात करनी है इसकी सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, सबसे पहले हमने इसकी क्या बात करनी है, सॉल्युबिलिटी की बात करनी है। तो सॉल्युबल इसमें कौन कौन से हैं? अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं, इनके जो साल्ट्स हैं ये अमोनिया सॉल्वेंट में जो हैं वो सॉल्युबल है। उसके बाद हमारे पास जैसे यूरोप है, तो यूरोप से ये वर्ड जो है वो एलिमेंट डिराइव हुआ है, यूप्रियम, यूरेडियम और लैंथेनाइड। जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं ये भी क्या हैं, हमारे लिक्विड अमोनिया में ये सारी की सारी क्या हैं, सॉल्युबल हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो हमारा ग्रुप थर्ड ए है, इसमें एल्यूमिनियम और ब्रिलियम जो है, ठीक है, एल्यूमिनियम और ये ग्रुप सेकंड का एलिमेंट है ब्रिलियम। ठीक है, ब्रिलियम ग्रुप सेकंड का है और एल्यूमिनियम ग्रुप थर्ड ए का एलिमेंट है। ये भी जो है ये वाटर सॉल्युबल, अमोनिया सॉल्युबल कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, लेकिन कब? अंडर स्पेशल कंडीशंस। ठीक है, स्पेशल कंडीशंस देंगे तो तब ये जो है वो अमोनिया सॉल्युबल जो है वो साल्ट्स बनाएंगे, कम्प्लेक्स बनाएंगे, इनकी सॉल्युबिलिटी तब अमोनिया में होगी। ठीक है, और नॉन मेटल्स में हमारे पास कौन कौन से सॉल्युबल हैं? फास्फोरस, सल्फर और आयोडीन। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं जो मैंने इधर लिखे हैं ये क्या है, अमोनिया सॉल्युबल हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट थ्री हैं अल्कली और ये रेयर अर्थ मेटल्स और एल्यूमिनियम और ब्रिलियम जो हैं, इनको जब अमोनिया में सॉल्युबल किया जाता है, डिज़ोल्व किया जाता है, तो ये क्या देते हैं, ब्लू कलर सॉल्यूशन देते हैं। ये जो नॉन मेटल्स हैं इनको अगर आप डिज़ोल्व करोगे तो ये ब्लू कलर नहीं देंगे। जो ऊपर वाले ये फर्स्ट थ्री हैं ये हमें ब्लू कलर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया जी। फिर मेटल्स जो हैं, अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी मेटल्स हैं? हमने तो बात कर दी है जो अल्कली मेटल्स हैं, उसके बाद रेयर अर्थ मेटल्स की बात की है और ग्रुप थ्री के भी कुछ मेटल्स की जो है वो बात की है कि कौन सी सॉल्युबल होंगी मेटल्स। तो मेटल्स को अमोनिया सॉल्वेंट में सॉल्युबल होने के लिए तीन कंडीशन जो है उनको फुलफ़िल करना चाहिए। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत कम हो। उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो, कम हो। उनकी सब्लिमेशन एनर्जी जो है वो भी क्या हो, कम हो। एक उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो और सब्लिमेशन क्या होती है कि आपका जो कोई भी सॉलिड है, पार्टिकल है, आप उसको हीट करो तो नॉर्मली सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद हीट करो तो वो गैसियस में कन्वर्ट होता है। लेकिन जो सब्लाइम सॉलिड्स होते हैं हमारे पास, यहाँ मैं लिखने लगा हूँ, जो सब्लाइम सॉलिड्स होते हैं उनके अगर सॉलिड को आप हीट करोगे तो वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। और अगर आप उन वेपर्स को कंडेंस करोगे तो वो दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड फेज होता ही नहीं है। तो मेटल्स जिनकी सब्लिमेशन एनर्जी जो है वो बहुत कम हो और सॉल्वेशन एनर्जी जो है वो क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। मैंने सॉल्वेशन जो है वो आपको बताया था कि सॉल्वोलाइसिस और सॉल्वेशन में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है।
अब जब ये तीन चीज़ें जो है वो फुलफिल करेगा कोई भी मेटल्स, तो वो क्या होंगी, लिक्विड में क्या, अमोनिया में क्या है, सॉल्युबल है। और दूसरा क्या होगा, इन मेटल्स का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। हमारे पास जो है वो एक सीरीज़ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, इसको भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, कि कौन सी मेटल जो है जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है और कौन सी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है। तो वो मेटल्स जो इन कंडीशन को फुलफिल करेंगी उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, और वो क्या देंगे, अगर उनका कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है तो वो अमोनिया में ब्लू कलर देंगे। ठीक है, उनका एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है वो ब्लू रीजन में आएगा। लेकिन अगर आपके पास यही मेटल्स हैं, आपने इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें आपके जो अमाउंट है, आपका जो एनालाइट है उसकी कंसंट्रेशन कम हो और पानी की मिकदार ज़्यादा हो, तो उसे क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। अगर आप इसी जो आपका जो ब्लू सॉल्यूशन है इसमें आप वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते चले जाओगे, तो तब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है वो ब्लू रीजन में नहीं रहता है। ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है वो ब्लू रीजन में नहीं रहेगा, बल्कि डिफरेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमारे पास ओरिजिनेट होंगे, डिफरेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नज़र आएंगे। अब इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि ये ब्लू सॉल्यूशन कब ब्लू कलर का क्यों देता है, अमोनिया जो है, अमोनिया में आपने मेटल को डिज़ोल्व किया तो ब्लू कलर कब देता है, या डिफरेंट कलर जो है वो कब देता है, इस सब को हम जो है वो आगे जाके डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये जो अमोनिया के जो आपने डिज़ोल्व किया है वो है सॉल्वेंट, उनकी कंडक्टेंस की बात करें कि कोई भी चीज़ जो आपने इसमें डिज़ोल्व कर दिया इरिस्पेक्ट ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में इतना नहीं पता कि उनकी कंडक्टेंस क्या होगी। आपको पता है कि उनमें कंडक्टेंस जो है वो नहीं होती है, वो अगर कंडक्टेंस होगी तो वो अमोनिया की ही होगी। ठीक है, ये क्या है, कंडक्टेंस को या तो कम कर देंगे या बढ़ा देंगे, डिपेंड करता है इम्प्योरिटीज़ के ऊपर। ठीक है, ये आपको पता है कि सेमी मेटल्स जो होती है उनकी कंडक्टेंस भी होती है, नॉन मेटल जो है उनकी तो कंडक्टेंस ही नहीं होती। अब अगर आपकी ये अल्कली मेटल्स हैं तो ये हर टेम्परेचर के ऊपर कंडक्टेंस शो करती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अमोनिया का सॉल्यूशन लिया है, उसकी अगर मोलर कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर से ज़्यादा है तो उसका कलर क्या होगा, ब्रॉन्ज़ कलर होगा। ब्रॉन्ज़ कलर का हमें जैसे कांसी पित्तल जो है हमारा, उसका कलर जैसा होता है बिल्कुल वैसा नज़र आएगा आपका सॉल्यूशन। अगर कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर से कम है तो उसका क्या होगा, ब्लू कलर होगा, और दोनों क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, अब आपने क्या किया, एक कोई भी अल्कली मेटल जो है उसको इसके अंदर डिज़ोल्व किया, इसके अंदर ऐड किया है, और यहाँ पे अमोनिया है और साथ में कोई भी अल्कली मेटल है, लाइक मैं कहता हूँ कि सोडियम क्लोराइड है, या लिथियम का कोई भी क्लोराइड आपने ऐड कर दिया, या पोटाशियम का क्लोराइड आपने ऐड कर दिया। जब आप यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे अपने साल्ट की, तो कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, जितना ज़्यादा साल्ट होगा उतने ज़्यादा आयंस बनेंगे और उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। लेकिन अगर ये वाला जो सॉल्यूशन है सैचुरेशन लेवल पर पहुँच गया, क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया, कि अब मज़ीद इसमें इस टेम्परेचर के ऊपर, अब देखिए यहाँ पे कि जब आपने ये सॉल्यूशन है इसमें आपने साल्ट की अमाउंट को बढ़ाते जा रहे हो, कंडक्टेंस बढ़ रही है, लेकिन कंडक्टेंस जो है वो अगर ये किस तरह से है कि आप यहाँ की आप जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो और यहाँ पे आपकी कंडक्टेंस है, आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई है, कंसंट्रेशन के बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ी है और ये अपनी मैक्सिमम इंक्रीज़ हो गई है, और सॉल्यूशन जो है जब कंसंट्रेशन क्योंकि कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेशन लेवल को टच कर गया। अब इसके बाद एकदम से यहाँ पे जो है ना वो ड्रॉप आ जाता है, कंडक्टेंस जो है वो फिर से आपकी जो है वो ज़ीरो पे चली जाती है, एकदम से नीचे आ जाती है। ठीक है, कंडक्टेंस जो है वो एकदम से जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। कंसंट्रेशन आप साल्ट की बढ़ाते जा रहे हो लेकिन आपकी कंडक्टेंस नहीं बढ़ रही बल्कि वो ज़ीरो हो जाती है, उसमें शार्प जो है वो ड्रॉप आ जाता है।
ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली क्या होता है, हमने पढ़ा है कि इनके जो एक्वस सॉल्वेंट है, अल्कली मेटल जो है NaCl जो है, इनके जो एक्वस सॉल्वेंट है वो क्या है, कंडक्टर हैं। लेकिन जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो यहाँ पे क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। वो आयन जो कि इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगी, जिससे कोई फ्री आयंस ही नहीं मिलेंगी जो इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को करवा सके। ठीक हो गया जी, इस पॉइंट की समझ आ गई कंडक्टेंस की। उसके बाद इनके जो नेक्स्ट है, जो मैंने इसको डिवाइड किया इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, वो है इनके रिएक्शन। आपने अमोनिया का सॉल्यूशन लिया, आपने एक कोई भी बीकर ली, इसमें आपने अमोनिया का सॉल्यूशन लिया, इसमें आपने इलेक्ट्रोड को डिप किया, किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड को आपने इसमें क्या कर दिया, डिप कर दिया। मोस्टली हम जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स के जो है वो इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। मोस्टली हम जो है जी प्ले करें। अब देखें कि आपने यहाँ पे अमोनिया का सॉल्यूशन लिया है, इसमें आपने कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड डिप किया है और इसमें को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया है, तो मेटल जो है मेटल के अमाइड बन जाएगा और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। लेकिन अगर तो कोई भी मेटल है, आपने कोई कैटलिस्ट वगैरह यूज़ नहीं किया, तो ये रिएक्शन जो है वो क्या होता है, बड़ा ही स्लो होता है। रिएक्शन क्या होता है, बड़ा ही स्लो होता है, ये रिएक्शन बड़ा स्लो हो जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पे कोई मेटल वगैरह या कैटलिस्ट वगैरह को ऐड करोगे तो क्या होता है, रिएक्शन जो है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद मैंने इधर बात की थी कि लिथियम और बेरिलियम के जो हमारे पास हैं अमोनिया में सॉल्यूशन, ये बड़े अनस्टेबल है। लेकिन अगर हम इसे स्पेशल कंडीशन दें तो ये भी पॉसिबल है। हम इनको जो इनके जो साल्ट्स हैं उनको रिकवर कर सकते हैं थ्रू रिडक्शन, कि आप एल्युमिनियम आयोडाइड जो है, एल्युमिनियम आयोडाइड है और बेरिलियम क्लोराइड जो है, इसकी कैथोडोनिक रिडक्शन करवाएंगे तो आपको जो है हमारे पास इनके भी जो है वो स्टेबल साल्ट्स वगैरह जो है उनकी फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर हमने कोई भी अल्कली मेटल के जो हैं वो उसको डिज़ोल्व किया हुआ है हमने अमोनिया के अंदर, अल्कली है या अल्कलाइन है, तो आप उनको इवेपोरेट करोगे, आप इसे हीट करोगे तो ये सारा का सारा किस में, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको अल्कली मेटल जो है वो और अल्कलाइन मेटल जो है वो प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन सारी के साथ ऐसा नहीं है, स्पेशली ये जो आपकी कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है और बेरियम जो है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम जो है, ये क्या है, ये कंपोजिट्स की फॉर्म में, कंपोजिट्स इनके बन जाते हैं इसके साथ, ठीक है। और ये सॉलिड फेज वगैरह में चले जाते हैं, इनके कंपोजिट बनते हैं। ये उस तरह से हमें नहीं मिलती, बल्कि ये इनके कंपोजिट्स की जो है वो फॉर्मेशन हो जाए। अब अगर आपके पास सॉल्यूशन है, कोई भी मेटल को आपने डिज़ोल्व किया हुआ है अमोनिया में, तो वहाँ पे एक एक्विलिब्रियम जो है वो रहता है। अगर तो आपने कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, ठीक है, कंसंट्रेशन को आप बढ़ा देंगे तो ब्लू कलर आ जाएगा, कम कर देंगे ब्रॉन्ज आ जाएगा। तो आप कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर को जो है वो वेरी करके तो आप ब्रॉन्ज या ब्लू कलर जो है वो गेन कर सकते हैं आपने सॉल्यूशन का, ठीक है। आप अपने सॉल्यूशन का जो है वो ब्लू कलर जो है वो आप रिटेन कर सकते हैं। कि आपको अगर ब्रॉन्ज कलर में आपको सॉल्यूशन चाहिए तो तब भी, ब्लू कलर में चाहिए तो तब भी जो है वो आप कलर ले सकते हैं। उसके बाद ये जो ब्लू सॉल्यूशन जो है ये क्यों होता है, ठीक है। आपका मेटल को आपने अमोनिया में डिज़ोल्व किया तो वो ब्लू कलर क्यों आ रहा है? ब्लू कलर की रीज़न क्या है कि वो सब्सटेंस क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। और पैरामैग्नेटिक ये जो भी है आपका साल्ट, और अगर आप इसे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये नॉर्थ पोल की तरफ जो है वो रिफ्लेक्टेड होगी, ठीक है। ये डाइवर्ट होगा किधर, नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा। और अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया है, आपने अपने सब्सटेंस की जो कि पैरामैग्नेटिक है, आप उसमें मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो तो उसकी मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। मतलब क्या होगा कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो वो पेयर्ड होना शुरू हो जाएंगे,
तो उनका मैग्नेटिक बिहेवियर जो है, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। उनकी मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, उनकी मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी के ऊपर जो है बहुत जल्द जो है वो मेरा लेक्चर आने वाला है। ठीक है, मैं इसी वीक में जो है मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी के ऊपर जो है वो लेक्चर अपलोड करूँगा कि व्हाट इज़ मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, या सॉलिड्स की जो है वो मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी क्या होती है। अब अगर ये मेटल है तो ये अमोनिया के साथ एक कैटाइन और अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक ये रिएक्शन है। उसके बाद ब्रॉन्ज सोल्यूशन जो है, अगर आप ब्रॉन्ज कलर का आ रहा है आपके पास सोल्यूशन, तो इनमें ये क्या करती है, मेटल्स लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बना लेती है। मेटल M2 की फॉर्म में, M3, M4 या ETC की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। और ब्रॉन्ज सोल्यूशन जो है ये क्या होते हैं, लो डेंसिटी क्या होते हैं, सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, लो डेंसिटी सोल्यूशन होते हैं। ठीक है जी। अब बेटा इसकी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले तो इसका जो अमोनिया है वो क्या है, अनस्टेबल है। जैसे ही इसको किसी मेटल वगैरह से इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये क्या होता है, ब्रेक कर जाता है अमाइडाइन में, और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। इसे हमने पहले भी पढ़ा है इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में भी, कि ये रिएक्शन जो है वो स्लो होता है, लेकिन इसको स्पीड अप किया जा सकता है बाय यूजिंग अ कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो है उसकी स्पीड को एनहांस कर देते हैं। तो बाय यूजिंग कैटलिस्ट हम जो है इस रिएक्शन को भी क्या कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आपने अमोनिया में आपने इस मेटल के ऑक्साइड को डिज़ोल्व किया है, तो इसमें इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, लेकिन बॉन्ड क्लीवेज नहीं होनी है। बॉन्ड क्लीवेज नहीं होगी तो ये सब्सटेंस क्या होंगे, मैग्नेट होंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर होगा। जैसे Mn4 नेगेटिव, ये अमोनिया से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो गया Mn4-2। इसी तरह NO2 माइनस, अमोनियम से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसे मिला और ये NO2-2, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है लेकिन बॉन्ड की ब्रेकेज नहीं हो रही है। सिंपल जो है वो इलेक्ट्रॉन एडिशन रिएक्शन है। उसके बाद ऑक्सीजन है, इसमें इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही है और O2-1 भी बन सकता है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन और हो तो O2-2 बनेगा। ठीक है, जब -2 होगा तो ये डायमैग्नेटिक होगा, -1 होगा तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पेयर्ड हो गए। फिर अगर जो है ये आपका एक कम्प्लेक्स है, निकल सायानाइट है, निकल का सायानाइट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे और निकल जो है वो टेट्रावेलेंसी के साथ जो है हमारे पास कम्प्लेक्स बन गया। फिर जो थर्ड टाइप है इसके रिएक्शन की है वो है 1 इलेक्ट्रॉन एडिशन विद बॉन्ड क्लीवेज। आपका एक इलेक्ट्रॉन ऐड होना है और बॉन्ड ने क्या करना है, ब्रेक कर जाना है। जैसे अमोनियम है तो आपको पास अमोनिया का स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो वो कुछ इस तरह से है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो 2 लोन पेयर हैं ये एक H पॉजिटिव को डोनेट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट किया जाए इसको, इस H पॉजिटिव को, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो गया और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर गया। ठीक है, तो अमोनिया बनेगा और साथ में हाइड्रोजन जो है उसका एक एटम बनेगा। इसी तरह ये फॉस्फीन है PH3, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये फास्फाइड जो है हमारे पास इसका बनेगा -2 और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व होगी। जो थर्ड है आपने इसको याद कर लेना कैसे, पहला अनस्टेबल है, फिर 1 इलेक्ट्रॉन विदाउट क्लीवेज, 1 इलेक्ट्रॉन विद बॉन्ड क्लीवेज, और लास्ट पे है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन एडिशन एंड बॉन्ड क्लीवेज। ये जो Mn2CO10 ये हमारे पास एक कार्बोनाइल है। ठीक है, मेटल कार्बोनाइल है। ये कैसा होता है स्ट्रक्चर, एक यहाँ पे मैंगनीज़ है और एक यहाँ पे मैंगनीज़ है, इसके साथ जो है हमारे कार्बोनाइल अटैच हुए होते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बोनाइल हैं।
जब इसे इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलते हैं तो ये क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। ठीक है, ये बॉन्ड जो है वो क्या होता है, ब्रेक कर जाता है और हमारे पास MnCO5 की फॉर्म में ये आ जाता है। इसी तरह ये एक हमारे पास एक C6H5 है। ठीक है, NHNH2, ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमोनियम डेरिवेटिव के नाम से पढ़ा होना है। ठीक है, ये एक हाइड्राजीन है। ठीक है, ये क्या है, हाइड्राजीन है, फिनाइल हाइड्राजीन है। फिनाइल हाइड्राजीन में आपने अमोनिया से दो इलेक्ट्रॉन, तो ये देखें बॉन्ड जो है इसमें क्या हो गया, ब्रेक कर गया। ठीक हो गया जी। अब अमोनिया को जब आप एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक्स क्या है कि ये लो टेम्परेचर के ऊपर ही स्टेबल है। रूम टेम्परेचर के ऊपर भी इसकी इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होती है और इसकी पंजेंट सी स्मेल होती है, तो ये इवेपोरेट कर जाता है। दूसरा, इसको अगर आप हैंडल करना चाह रहे हैं तो आपको स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए जहाँ से इसकी इवेपोरेशन बिल्कुल भी ना हो। ठीक हो गया जी।